आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में आज बात मोदी सरकार के 8 वर्षों में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अचीवमेंट्स की। जी हाँ, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उसकी उम्मीदों, सपनों और उसके अरमानों यानी एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी हमें ये भी पता देती है कि उस मुल्क को गवर्न कैसे किया जा रहा है, उसके अंदरूनी हालात कैसे हैं और उस मुल्क के लोगों का क्या रोल है उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में। इसी लिहाज से देखा जाए तो पिछले 8 वर्षों के नरेंद्र मोदी रिजीम में भारत को दुनिया के प्लेटफॉर्म पे एक खास पहचान मिली है। लेकिन मौजूदा हालात में हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि पिछले 8 वर्षों में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया हमारी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के फॉरेन सेक्रेटरी और एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती, MPIDSA से रिसर्च फेलो स्मृति एस पटनायक और JNU के सेंटर ऑफ यूरोपियन स्टडीज से डॉक्टर शीतल शर्मा। आप सभी का स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। स्मृति जी, पिछले कुछ सालों की जो फॉरेन पॉलिसी रही है मोदी सरकार की, आपके हिसाब से क्या सबसे बड़े चैलेंजेस रहे हैं उसके, जिनको कॉन्कर भी कर लिया है सरकार ने? मैं ये बोलूँगी कि आप अगर चैलेंज के तहत देखेंगे, एक चीज़ है जैसे हम लोग कनेक्टिविटी का बात कर रहे थे और कनेक्टिविटी के तहत जैसे मैं INTC जो है अभी खुल गया बिकॉज़ रसिया उसी रूट को लेके शिपिंग किया है कुछ सामान इंडिया को, आज ही न्यूज़पेपर में आया है। तो चैलेंजेस बेसिकली हम लोग का शुरू में लगा कि टेररिज्म मेजर चैलेंज है, पुटिंग पाकिस्तान, बहुत सारा कोशिश किए हैं बहुत सारे देश की, जैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में अभी है, तो ग्रे लिस्ट से कैसे निकल के आए। तो मैं ये बोलूँगी कि वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर जो हम न्यूक्लियर है, हम वी विल स्पॉन्सर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि हमारे साथ न्यूक्लियर वेपन है। जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड करके पाकिस्तान बोलता था कुछ भी करो देयर विल बी ए न्यूक्लियर रिटेलिएशन, क्योंकि उनका फर्स्ट यूज़ है। लेकिन हम उसमें देखें कि बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर लिमिटेड वार जो पहले 2001-2 में लोग बोलते थे, तो आप लिमिटेड एक्शन ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई देश एक आपके अगेंस्ट में स्पॉन्सर करेगा टेररिज्म एंड दे कैन गो स्कॉट फ्री, सो आप एक्शन लिए। एंड मैं ये बोलूँगी कि उसके तहत टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट इंटरनेशनल रिपरकशन कुछ नहीं था, देयर वाज नो क्रिटिसिज्म। सब कोई सोचे कि इंडिया के अगेंस्ट में जो हो रहा था एटलीस्ट इंडिया मैनेज टू टेक एक्शन, जो पहले नहीं होता था। पहले हम लोग बातचीत करते थे और लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। जैसे मुंबई अटैक एक इंस्टेंस है जहाँ पे अभी तक उसका कोई प्रोसिक्यूशन, कोई उसका जो लीगली जो चल रहा था उसका कोई रिजल्ट नतीजा नहीं निकला। तो मैं ये बोलूँगी कि वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। सेकंड सिग्निफिकेंट फैक्टर जो मैं बोलूँगी चैलेंजेस है, कोविड के टाइम में जैसे हम लोग का यहाँ पे इंडिया बहुत ही बुरी तरह इफेक्ट हुआ था सेकेंड वेव में, फिर भी हम लोग मतलब प्रोवाइड किए वैक्सीन सारे कंट्रीज़ को ग्रांट के तहत, क्योंकि इंडिया इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द वैक्सीन इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे हम दिखाए कि हम चैलेंज में रह सकते हैं, लेकिन जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट प्राइम मिनिस्टर ने सब समय बोलते हैं, तो उसके तहत हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड किए। इकोनॉमिकली ट्रेड वाइज इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल, ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया का। इसके वजह से एक अटेंशन, मतलब इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर, उसके वजह से इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर का एक रिकॉग्निशन रही है कि आपका इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, पॉलिटिकली आप सिग्निफिकेंट रोल प्ले करें। जैसे शीतल भी बोल रही थी रिगार्डिंग कि आप सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रही हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है
जो ग्रोइंग, जैसे अभी श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस में जब नेगोशिएशन शुरू हुआ था IMF में, हम भी जाके वहाँ पे बोले कि द कंट्री का ज़रूरत है और वहाँ पे वी मस्ट टेक ए सिंपैथेटिक एटीट्यूड। सो मैं ये बोलूँगी कि India remains a major moral voice in the international politics. Absolutely, absolutely. And इन्हीं की बात से लेते हुए डॉक्टर शीतल, स्मृति जी ने बोला कि पॉलिटिकली भी बहुत इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है पूरे दुनिया में, ना सिर्फ ईस्ट में या सिर्फ अमेरिका की तरफ। पॉलिटिकल चैलेंजेस आपके हिसाब से क्या हैं? आप यूरोपियन स्टडीज़ में हैं और आप किस तरह से देखती है पॉलिटिकल चैलेंजेस को? फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया के बीच जो इस वक्त चल रहा है, या इंडिया का जिस तरह से स्टैंड रहा है पिछले कुछ सालों में। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले तो इंडिया ने अपनी बड़ी इंडिपेंडेंट, असर्टिव और स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई है जी। तो अब आप जैसे सर भी कह रहे थे कि आप ये नहीं सोच सकते, और ये तो हमेशा से ट्रू भी रहा है कि आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, और ना इंडिया किसी की फॉरेन पॉलिसी का रिफ्लेक्शन बन सकता है। जैसे कि यूके के बारे में कहा जाता है या मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज की हैं, दे आर रिफ्लेक्टिंग यूएस फॉरेन पॉलिसी। ऐसा नहीं है, हम किसी के भी रिफ्लेक्शन नहीं है। हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, बरसों से रहे हैं, दशकों से रहे हैं, बट फिर भी आज तक हम रशिया के रिफ्लेक्शन नहीं बने। हालांकि रशिया चाइना का रिफ्लेक्शन कुछ हद तक कहा जा सकता है, डिस्पाइट बीइंग अ सुपर पावर इन द पास्ट। अब दूसरा ये है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट थे अपने बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करना। कुछ हद तक बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स हुआ, सेटल्ड है। पाकिस्तान के साथ कंटिन्यूड है, चाइना के साथ चलता रहेगा कुछ समय तक, जब तक कि इसके ऊपर एक सहमति नहीं बनती है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए आपका जो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि देखिए हम आपकी ये न्यूसेंस इन फ्यूचर नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो एक तरीके के स्ट्रॉन्ग एक्शन था। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिया ने एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, इक्विडिस्टेंट स्टैंड रखा। हालांकि लोगों ने ब्रश असाइड कर दिया नॉन अलाइनमेंट को, गुटनिरपेक्षता को, कि भाई ये कहाँ है, क्या है, अब तो कुछ ऐसा नहीं है, बायपोलैरिटी खत्म हो चुकी। बट मल्टीपोलैरिटी में भी आपको गुटनिरपेक्ष तो रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बायपोलैरिटी में उसकी रेलेवेंस थी, अब और भी ज़्यादा है, क्योंकि अब इतने पार्टनर्स हैं आपको चूज़ करने के लिए कि आप किसके साथ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। नंबर 3 कि आप देखिए हमारे अरब्स के साथ भी, अरब कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, इजराइल के साथ भी हो रहे हैं, यूएस के साथ भी हो रहे हैं, रशिया के साथ भी हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो प्रिवेल की है, और ये इसके कारण प्रिवेल की है कि जो हमारा इंटरनल होमवर्क है, जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है, वो करना कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप ऐसी कच्ची सी इकोनॉमी है, आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, आपके ट्रेड सरप्लस नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से बहकेंगे। जैसे पाकिस्तान के साथ इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल इकोनॉमी सब होता है, तो यू आर डिपेंडेंट अपॉन समबडी। व्हेन यू आर डिपेंडेंट, तो आप उसी की भाषा बोलने लगते हैं, जो हमारे साथ इशू नहीं है। और तीसरा ये पॉइंट है कि आप यूएस को एक पावर देखते हैं, आप चाइना को एक राइजिंग या राइज्ड पावर देखते हैं। अगर एशिया में जैसे हेजेमोनी की बात करते हैं, तो इंडिया भी एक बहुत ऑलमोस्ट अराइव्ड पावर है, जिसको कि आप सिर्फ इस नज़रिए से नहीं देखते हैं कि यूएस अपनी ट्रेडिशनल पावर के कारण बहुत स्ट्रांग है, मिलिट्री माइट के कारण बहुत स्ट्रांग है, इम्यून टू अटैक्स रहा है, या चाइना जो है वो डोमिनेंट इकोनॉमी है, सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इस तरीके से नहीं, या मिलिट्री पावर है। इंडिया के इस बैगेज के साथ साथ इंडिया के जो वर्च्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो इसकी इमेज को स्ट्रेंथ देती हैं। मैं ऐसा इसलिए कहना चाहूँगी कि फिर से यही है कि इंडिया इज़ अ वॉइस फॉर लेसर डेवलप्ड कंट्रीज, जो जिनकी ज़रूरत है। सो वी आर नॉट इनटू दैट रेटोरिक और गेमिक कि भाई हम असर्टिव हैं, हम इनका क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, या न्यू काइंड ऑफ इंपीरियलिज्म आ रहा, नहीं। वी आर टारगेटिंग, वी आर एड्रेसिंग द इश्यूज, प्रॉब्लम्स विच पर्टेन टू पीपल। तो इसी के कारण जो हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया है, इंडिया की इमेज है, इंडिया के वर्क्स हैं, ये अपने आप बोलते हैं। तो इसीलिए जो हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वर्च्यूज हैं, दे आर ऑल गोइंग इन आवर फेवर। एब्सोल्युटली। एम्बेसडर चक्रवर्ती, WTA भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ट्रेड, बिजनेस। आप शो से पहले भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इस वक्त देखें तो ट्रेड और बिजनेस जो है अराउंड द वर्ल्ड, उसको किस तरह से टैकल कर रहे हैं हम? डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है उसमें हम लोगों ने काफ़ी तरक्की की है। बिजनेस का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी बदला है लास्ट 8 ईयर्स में। अभी उतने सारे ब्यूरोक्रेटिक और रेड टेप जो हमारे बिजनेसमैन कंप्लेन करते थे, तो वो अब काफ़ी कम हो गया है। उधर WTO में हम काफ़ी दिन से पुश कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका, बाकी देश भी हमारे साथ हैं, कि ये वैक्सीन पे IPR वेवर अगर मिल जाए
तो इन देशों में वैक्सीन का प्रोडक्शन हो सकता है। आपको याद होगा HIV का जो वायरस था जो अफ्रीका में बहुत मतलब फैला हुआ था, उसका सारा ट्रीटमेंट जेनेरिक ड्रग्स इंडिया ने प्रोवाइड किया था और वो भी सस्ते दाम में। तो हम सस्ता बना सकते हैं वैक्सीन। हम तो वैक्सीन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, हम कहते हैं। जितने 80% वैक्सीन दुनिया में भारत में बनते हैं। तो इसीलिए ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम इस स्ट्रेंथ को यूज़ करना चाहते हैं बाकी लोगों के भले के लिए। दूसरी बात हो गई फूड, जैसे अब वीट का जो दाम बढ़ गया है क्योंकि वहाँ यूक्रेन और रशिया जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वहाँ पे सब बंद हो गए हैं पोर्ट वगैरह। तो इंडिया के पास वीट स्टॉक्स हैं, तो कई लोग इंडिया से वीट मांग रहे हैं, पर उसमें WTO में प्रॉब्लम है क्योंकि पब्लिक स्टॉक्स जो है वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कि वो कहते हैं कि ये मार्केट डिस्टॉर्टिंग सॉर्ट ऑफ मूव है। तो उस पर अगर छूट मिले तो भारत तो दुनिया को फिर खाना भी दे सकता है, वीट भी दे सकता है। पर वहाँ पे जो बाकी विकसित देश हैं, यूरोप वगैरह, जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, और उन्होंने अपना जो सब्सिडी जो है उसको WTO के दायरे से पहले ही GATT के ज़माने में उसको एग्जेम्प्ट करा लिया था, तो अब वो नहीं मानेंगे। फिशरीज़ पे जो है एग्रीमेंट, उस पर भी भारत को मतलब सहमति नहीं है जो ड्राफ्ट है, तो उसमें भी हम चेंजेस वगैरह करेंगे। ये सब सब्सिडीज़ की बात है। डेवलपमेंट कंट्रीज़ में फिशरीज़ बड़ा बेसिक एक प्रोफेशन है। हमारे जो लोग हैं बेसिक सब्सिस्टेंस बोलते हैं, जैसे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, फिशरीज़ भी एक सब्सिस्टेंस प्रोफेशन है। तो इस तरह में भारत ज़रूर लीड करेगा, और हमारे पीछे काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो हम पे डिपेंड करने लगे हैं कि हम उनका जो हित है वो हम देखेंगे। बिल्कुल। स्मृति जी, आपसे शुरुआत करूंगी। ये एक सवाल मैं सबसे ही जानना चाहूँगी। नेबरहुड फर्स्ट को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है इंडिया ने, ख़ासतौर पे इस गवर्नमेंट ने। अगर हम इसकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को देखें, किस तरह से हमने नेबरहुड फर्स्ट पर काम किया है? एक तो है, जैसे पहले आप देखेंगे नेबरहुड, हम लोग का इंडिया का सब समय नेबरहुड प्रायोरिटी रही है बहुत कारण के लिए, जैसे सिक्योरिटी के कारण। इंस्टेबिलिटी अगर नेबरहुड में होगा तो इंडिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे रेफ्यूजी फ्लो होगा, क्योंकि हम लोग का जो क्रॉस बॉर्डर एथनिक टाइज भी है, फैमिली टाइज है, शादी क्रॉस बॉर्डर भी होती है। दूसरा एक चीज़ है कि इकोनॉमिक, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में ये एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट था, और पार्टीशन के बाद एंड स्पेशली 1965 के बाद हम लोग का जितना कनेक्टिविटी था वो सारा मतलब इट गॉट डिसरप्टेड। तो अभी जो इंडिया का आप लाइन ऑफ क्रेडिट देखेंगे सारे देश को जो दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को जा रहा है, मोर देन 10 बिलियन। उसमें अभी ये एफर्ट रही है, हमारा जो कनेक्टिविटी पहले थी जो इकोनॉमिक यूनिट के हिसाब से सब कॉन्टिनेंट एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, सिंगल मार्केट के हिसाब से काम करता था, तो इट इज़ रेस्टोरिंग वही कनेक्टिविटी, उसी में अभी काम चल रही है। अभी कुछ दिन पहले मिताली एक्सप्रेस का इनागुरेशन हुआ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ट्रेन सर्विस टू सिलीगुड़ी। तो ए रेस्टोरेशन ऑफ कनेक्टिविटी नेटवर्क स्पेशली ईस्टर्न साइड में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वेस्टर्न साइड में नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सार्क MBA जो कोशिश था इंडिया का कि पास हो जाए, तो उसमें पाकिस्तान का टाइम मांगा, मतलब टाइम मांगने का ये इसीलिए था कि उसको थोड़ा स्टॉल करने का। तो अभी BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल सब रीजनल कोऑपरेशन के अंदर बहुत सारा, जैसे ब्रह्मपुत्र में ट्राइलेटरल कोऑपरेशन है आपका इंडिया, भूटान और बांग्लादेश के साथ। गैंजेस में इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश का ट्राइलेटरल कोऑपरेशन वहाँ पे सिर्फ वाटर शेयरिंग का नहीं है, बेसिन मैनेजमेंट, फ्लोरा फौना, इकोलॉजी, वो सब इशू चला आता है। एंड सेकेंड इज़ दैट इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में अभी ज़्यादा एम्फेसिस है एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्योंकि हम लोग का जो जोग्राफिकल पोजीशन है, हम लोग मतलब जैसे साउथ एशिया में यूनिक पोजीशन है, तो हम सबके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन एक कंट्री दूसरा कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो इसीलिए इंडिया का जो इकोनॉमी रही है, मिलिट्री रही है, या उसका जो प्रोग्रेस है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ में एक लीडिंग कंट्री है। तो इसीलिए एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहीं पे नेबरहुड में कहीं पे क्राइसिस होता है, आप देख लीजिए नेपाल का अर्थक्वेक, आप देख लीजिए
आलिया और नरगिस साइक्लोन के टाइम में म्यांमार बांग्लादेश ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस जो हुआ था, वहाँ पे मालदीव्स में ऑपरेशन नीर या फ्लड जो हुआ था श्रीलंका में, हम लोग पहले पहुँचे थे। पहले भी ऑफ कोर्स 1987 में 71 में जब जेबीपी क्राइसिस हुआ था तब भी पहुँचे थे। तो वी हैव बीन फर्स्ट रिस्पोंडर ऑफ क्राइसिस इन द टाइम ऑफ द नीड ऑफ आवर नेबर्स, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। हम मतलब पहले क्या बोलते थे, नेबरहुड फर्स्ट बोलते थे, लेकिन आप अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर का नेबरहुड फर्स्ट नेबरहुड का नीति देखेंगे तो इस पिछले 8 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी का सबसे में फोकस रही है कि अगर वो इलेक्शन के बाद कहीं बाहर निकलते हैं तो उनका पहला डेस्टिनेशन नेबरहुड होता है। बिल्कुल। तो ये इसी मतलब आप सिर्फ नेबरहुड को मतलब ये नहीं बोलते कि हम इक्वल है, आप दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आप सही में इक्वल है, हम आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसीलिए पहला डेस्टिनेशन हम नेबरहुड में चुना, जिसके वजह से एक नेबरहुड में गुडविल होता है, एक सब समय रहता है। साइज के वजह से इंडिया बहुत डोमिनेंट है, इंडिया हेजिमोनिक है, तो इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, हम लोग को इक्वल बोलता है लेकिन इक्वल ट्रीट नहीं करता है। तो कभी विजिबल इक्वल ट्रीटमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप नेबरहुड के साथ इकोनॉमिक रिलेशन रेस्टोर करना है या पॉलिटिकल रिलेशनशिप को मजबूत करना है या कल्चरल रिलेशनशिप जो है, जो बुनियाद है पीपल टू पीपल कांटेक्ट, अगर आप उसको भी बढ़ावा देना चाहेंगे तो उसमें एक विजिबल ये होना चाहिए, मतलब जहाँ पे कि इंडिया दिखा रहा है कि हम नेबर के साथ हैं। उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर सब समय बोले सबके साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, वो बोलते हैं कि सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरा नेबरिंग कंट्री के लिए है। और पिछले 8 साल में वो दिखा दिए हैं कि ये जो स्लोगन है सिर्फ स्लोगन नहीं है, और उसको भारत इम्प्लीमेंट करने का पूरा ही कोशिश की। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्बेसडर चक्रवर्ती ना सिर्फ कह रहे हैं, करके भी दिखा रहे हैं। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं नेबरहुड में, सिर्फ बातें नहीं हैं। आप ऑफ कोर्स आप डिप्लोमेट रह चुके हैं, यू नो इट बेस्ट। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है ये नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है, चाहे हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हों, चाहे हम इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करते हों, चाहे हम क्राइसिस में हेल्प करते हों या फिर सिक्योरिटी की हेल्प करते हो? देखिए, नेबरहुड का महत्व सब समझते हैं और ये आज की बात नहीं है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में भी इसके बारे में उन्होंने काफ़ी स्ट्रेटेजिक एडवाइस दी है, क्योंकि वो एडवाइस किंग के लिए था उन ज़माने में। पर खैर उन ज़माने में फॉर्मल बॉर्डर्स नहीं होते थे, पर जब फॉर्मल बॉर्डर्स हो जाते हैं फिर भी उसका महत्वपूर्ण रहता है, द फर्स्ट सर्कल जिसे हम कहते हैं। नेबरहुड में दिक्कतें होंगी तो हम पे उस पर असर आएगा। टेररिज्म भी नेबरहुड से ही आता है जनरली। तो इस तरह की बातें जो हैं, तो इसलिए हम नेबरहुड को अपने साथ लेके चलेंगे, उनको इकोनॉमिक मतलब इंटीग्रेशन करेंगे और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उनका बढ़ाएंगे, तो वो हमारे लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि हमारे यहाँ से वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, हम भी उनसे ज़्यादा सामान खरीदेंगे। तो इस तरह की जो इंटीग्रेटिव पॉलिसीज़ है वो, और ये जो सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं देखता हूँ, मैं इसको फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट में भी देखता हूँ। और मेरे ख्याल में इसकी बुनियाद जो है वो सब जगह लागू होती है। तो मेरे ख्याल में नेबरहुड में भी सबका साथ सबका विकास, ये भी वहाँ भी लागू है। और मैं मानता हूँ कि ये बड़ी बुनियादी एक जो पॉलिसी है या जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, वो नेबरहुड फर्स्ट में हम लोग लगा रहे हैं और हम उसका आगे उसको बढ़ाएंगे। और नेबरहुड के बाद उसको हम बढ़ाना चाहते हैं इन द नेक्स्ट सर्कल, जो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड जिसे हम कहते हैं। थाईलैंड हो गया जैसे, जिसके साथ हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इनके साथ मैरीटाइम बॉर्डर्स है। तो इस तरह की जो बातें हैं, मैरीटाइम बॉर्डर और इंडियन ओशन रीजन एज अ होल, जिसमें हमारा एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ से सारे ट्रेड सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जाते हैं, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मिलकर सबका साथ सबका विकास, ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और ये ना सिर्फ आपने जैसे कहा कि सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, बल्कि नॉट जस्ट नेबरहुड, बाहर भी हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। कितना इम्पैक्ट इसका डॉक्टर शीतल आप देखती हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं, अगेन रिटरेटिंग की ना सिर्फ बातें हैं
बल्कि करके दिखा रहे हैं। पलक, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपका नेबर शांत रहता है और आपके साथ अच्छे व्यवहार रखता है तो आपकी भी परेशानियां कम होती हैं। हालांकि सार्क के फेलियर की बात हम करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो संदेह है या सस्पिशन है या शक है जो प्राइमरीली पाकिस्तान से आता है कि भाई इंडिया जो है उसको किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का तनाव बरसों से चला आ रहा है। अब हम जब नेबरहुड की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास और विश्वास की बात करते हैं, एम्बेसडर साहब सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। अब आप दो बड़ी ताकतों को देखिए, यूएस अमेरिका फर्स्ट, ठीक है। आप चाइना को देखिए, चाइना को अपने विस्तारवाद पे, अपनी इकोनॉमी पे, अपने कंट्रोल पे, अपनी सर्विलेंस पे एक कंट्रोल्ड है, एक काइंड ऑफ ऑटोक्रेसी है जो बिल्कुल ना दूसरे पे विश्वास करती है, ना मिस इन्फॉर्मेशन देती है, डिस इन्फॉर्मेशन देती है। तो किस तरीके से जो वर्ल्ड की बड़ी ताकतें हैं वो एक तरीके की इमेज लोगों को दिखा रही हैं। अब ये इमेज जो है इंडिया की नहीं है। इंडिया की जो है वो नेबरहुड में भी, जैसे सारे अभी पॉइंट्स डिस्कस किए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात है, हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, बांग्लादेश में रेल चल रही है, अब शुरू हुई है दोबारा से। आप कीजिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कीजिए, श्रीलंका के क्राइसिस में बात कीजिए। आप इसके अलावा जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, अफगानिस्तान में जो इशू हुए तो वहाँ पे इंडिया का कितना इन्वेस्टमेंट था जब अमेरिकन फोर्सेस ने छोड़ा था, जब बैंकिंग में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, फाइनेंस में है। तो बड़े बड़े काम अफगानिस्तान के रीडेवलपमेंट में, रिकंस्ट्रक्शन में काफ़ी कुछ हमारा योगदान था। अगर आप ईस्ट की साइड देखिए तो हमारा बाकी मुद्दों पे तो बात हुई है, हमारा एक कल्चरल कनेक्शन भी है जिसको हम इंडिक बेल्ट कह सकते हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी कल्चर जो है ये इंडोनेशिया, वियतनाम, आप ये कंट्रीज देखिए, ये सारी की सारी जो इनका कल्चरल वैल्यू सिस्टम है वो सारा का सारा जो है वो इंडियन हेरिटेज है। तो हमारे इनसे हिस्टोरिकल लिंक्स हैं। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम इन कनेक्शंस को रिवाइव करें, हम इन कनेक्शंस को दोबारा से एक तरीके से इनको हाईलाइट करें कि देखिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक ये तो हमारे रूटीन पे चल ही रहे हैं और ये मॉडर्न डिप्लोमेसी के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल एंगल्स हैं, हेरिटेज के कनेक्शंस हैं, हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, कल्चरल के कनेक्शंस हैं, उन चीज़ों को अगर हम और प्ले में लाते हैं, उनको हम और उपयोग करते हैं तो हमारे बाकी पिलर्स को भी जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है। तो पलक, इंटरेस्टिंगली क्या है कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जो अभी तक सिर्फ पावर की, स्ट्रैटेजी की, माइट की बात करता है, उसमें पीपल टू पीपल कनेक्ट लाते हैं हम, तो एक अलग एंगल आ जाता है। और पीपल टू पीपल कनेक्ट से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाऊंगी, डायस्पोरा को मोबिलाइज करने का, जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से किया है। आप ये किसी भी दौरे पे जाते हैं, वहाँ पे जाके देखिए, सडनली जो एक इंडियन कम्युनिटी वहाँ है इतनी चार्ज हो जाती है, इतनी वाइब्रेंट कम्युनिटी होती है। आप डेनमार्क में देखिए, अभी जो डेनमार्क, फ्रांस और इसका दौरा हुआ था जर्मनी का, और इसी तरीके से यूएस में देखिए, चाहे ओबामा थे, उन्होंने कहा के माचो, एंड चाहे ट्रंप थे, उन्होंने कहा कि हाउडी मोदी, जो इवेंट हुए थे, हर जगह देखिए आप डायस्पोरा, मतलब वहाँ के लोगों को जिन्होंने अपना भारत छोड़ा, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ बसे हुए हैं, पर अपने अंदर कहीं भारतीयता को लेकर बसे हुए हैं, उन लोगों से कनेक्ट करना, उनके अंदर दोबारा एक एनर्जी देना कि देखिए आप उस देश को बिलोंग कर रहे हैं जिसके प्रधानमंत्री को इतना सम्मान मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक प्रेस्टीज को, स्टेटस को, इमेज को, हर चीज़ को बहुत एनबोल्डन करते हैं, बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, विच इज़ रिमार्केबल। आई थिंक सो। एब्सोल्युटली, इंपॉर्टेंट पॉइंट मेड देयर। एंड अब मैं अंत में कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप सबसे लेना चाहूँगी। अगर हम स्मृति जी, आई स्टार्ट विद यू, एक क्रक्स में देखें तो जो फॉरेन पॉलिसी है पिछले 8 साल और फ्यूचर, किस तरह से अब हम देख रहे हैं, हम आगे, ऑफ कोर्स वी आर फॉरवर्ड लुकिंग, और पिछले 8 साल ने ये इस बात पे और भी एम्फेसिस डाला है। अभी एक्चुअली फाउंडेशन ऑलरेडी मतलब हो चुका है। जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी रही है पिछले 8 साल में बहुत ही प्रोग्रेस किया है। इंडिया का जो इमेज है, इंडिया का जो ग्लोबल प्रेजेंस है, वो सारा उभर के आया है। अभी इंडिया वो इंडिया नहीं है कि जो दूसरे देश के पीछे या दूसरे देश को प्लीड कर रहा है। अपना जो इश्यूज़ है, अपना जो प्रॉब्लम है या चैलेंजेस है, उसको रिजॉल्व करने के लिए अभी इंडिया एक लीडिंग कंट्री है, जो कि जैसे डाउन ट्रोडन कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को सिर्फ वॉइस नहीं दे रहे हैं, बट एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तहत उभर के आई है, जिसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर और इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है, वो तीनों को लेके दूसरे सारे बहुत बड़े बड़े जो देश है वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ संपर्क अच्छा रहे और
इंडिया एक मजबूत पार्टनर बने रहे ग्लोबल जो ट्रांजिशन ऑफ पावर जो होता है, जिसमें इंडिया का एक से रहना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलूँगी अगले कुछ साल में मैं ये बोलूँगी कि इंडिया शायद वहाँ पे मतलब पहुँचने का जो कैपेसिटी चाहिए, जो नेशनल पावर का हम लोग बात करते हैं, वो सारा अभी है, वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। वो इंडिया नहीं है कि जो कि मतलब हम लोग को इंटरनेशनली कुछ करना है तो अमेरिका का सपोर्ट चाहिए, रसिया का सपोर्ट चाहिए। अभी उल्टा हो गया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ वो इंडिया के ऊपर डिपेंड, अभी इंटरडिपेंडेंस जो है अभी बढ़ गया है। और इंटरडिपेंडेंस में इंडिया का जो रोल रही है एज ए रिस्पॉन्सिबल पावर, एज ए डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का अपना वॉइस होता है, बिकॉज आप मोर देन 1 बिलियन पीपल रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सारा जो है, वो सारा चीज़ इंडिया को एक लीडिंग पावर के तहत जो ग्लोबल मल्टीपोलरिटी का बात करते हैं, इंडिया विल रिमेन एज ए सिग्निफिकेंट प्लेयर। बिल्कुल, इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया है, सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ गया है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रही है। एम्बेसडर चक्रवर्ती, आप कैसे देखते हैं, कैसे कंक्लूड करेंगे इसको, जिस्ट आप कैसे देंगे? मैं एक दो लाइन में ही बोल दूंगा कि क्या मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ जिस तरह की ऊर्जा या एनर्जी हमारे फॉरेन पॉलिसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अपने मतलब अपने क्या कहूँगा मैं, अपने जो स्ट्रेंथ से या अपनी जो समझ से और उनका जो मतलब काम करने का तरीका है, मतलब 24 घंटे काम करने का तरीका है और एकदम पैक्ड प्रोग्राम रखते हैं जब बाहर जाते हैं, तो इस तरह का ऊर्जा पहले नहीं देखा गया है। और इसका एक ही मकसद है कि इंडिया को एक स्तर पे ले जाएंगे जहाँ पे हम लोग एक पोल होंगे, जो मैंने कहा एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनेगा उसमें हम भी एक लीडिंग पावर, जैसे स्मृति जी ने कहा, और ये एक पोल बनेंगे। तो ये है मकसद और इसी में हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शीतल, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पिछले 8 साल में। पलक, अपने पर्सनल कैरिश्मा को यूज़ करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इंडिया को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया है जहां इंडिया इंटरडिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है। और इसके साथ साथ कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर और इक्वालिटी को ना सिर्फ डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसीज में एड्रेस किया है, बल्कि इसको एज अ वैल्यू पूरे वर्ल्ड में लाया है। और इंडिया का जो मुकाम है वो निरंतर ऊपर बढ़ता रहा है पिछले 8 सालों में भी। और अगर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा एंड इंडिया विल रीच अ स्टेटस वेयर अदर कंट्रीज विल लुक अप टू अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस होगा ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।